अकबर बीरबल और अंधेरे कुएं से आती पुकार। वो रात अन्य रातों से अलग थी। बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। अकबर के महल में पहरेदार बार बार इधर उधर निगाहें घुमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कुछ है, कुछ जो दिख नहीं रहा लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। रात के तीसरे प्रहर में महल के एक कोने में स्थित पुराने कुएं से किसी की पुकार सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। वो आवाज डरावनी थी, पर साथ ही इतनी करुण कि एक पहरेदार तुरंत दौड़ा और बाकी सैनिकों को बुला लाया। अकबर को जब यह समाचार मिला तो वो चौंक उठे। एक सूखा कुआं, और उसमें कोई है? पर वहां तो सालों से कोई गया ही नहीं। उन्होंने बीरबल को तत्काल बुलवाया। बीरबल ने कुएं का निरीक्षण किया। कुआं गहरा था और वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। दीवारों पर काई जमी थी। नीचे झांकने पर केवल काला अंधकार दिखाई देता था। बीरबल ने पहरेदारों से पूछा, तुमने क्या सुना? सरकार, वो एक आदमी की कराहती आवाज थी, लेकिन जब हमने मशाल डाली कोई नहीं दिखा। आवाज अचानक बंद हो गई। बीरबल ने रात भर पहरा लगाने को कहा और खुद वही रुकने का निर्णय लिया। रात के चौथे पहर फिर वही आवाज उभरी, बचाओ, मुझे अकेले मत छोड़ो। इस बार बीरबल ने रस्सी में एक घंटी बांधकर कुएं में धीरे धीरे उतारी। कुछ समय बाद घंटी बजी, मानो किसी ने उसे छुआ हो। उन्होंने रस्सी खींची, लेकिन ऊपर कुछ नहीं आया, सिर्फ एक लाल कपड़े का टुकड़ा जिस पर हल्के खून के निशान थे। बीरबल को लगा कि यह मामला सिर्फ कोई मजाक या भ्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई पुराना रहस्य छिपा है। उन्होंने महल के पुराने रक्षकों और नगर के बुजुर्गों से बात की। एक 80 वर्षीय महिला, नानी जैनब, ने चौंकाने वाली बात बताई। ये कुआं किसी जमाने में शापित कुआं कहलाता था। कहते हैं वहां एक अनाम पुरुष को जिंदा गाड़ दिया गया था, क्योंकि उसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। पर मरने से पहले वो कुछ चिल्लाया था, मैं हर उस रात पुकारूंगा जब इंसाफ मर जाएगा। बीरबल को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज है जिसे जानबूझकर दबाया गया है। बीरबल ने अगले दिन कुछ गुप्तचरों के साथ कुएं के चारों ओर खुदाई शुरू करवाई। तीसरे दिन एक संकरी सुरंग दिखाई दी जो कुएं की ओर जाती थी। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र और अज्ञात लिपि में कुछ लेख थे। जैसे ही बीरबल उस सुरंग में घुसे, अचानक पीछे का रास्ता बंद हो गया। उनकी मशाल टिमटिमाने लगी। तभी उन्हें एक मंद स्वर सुनाई दिया, तुम आ गए बीरबल, तुम्हें ही तो बुलाया था। बीरबल अवाक रह गए। कौन? जिसका इंसाफ अधूरा रह गया। सुरंग के आखिरी छोर पर एक बड़ा कमरा था, जहां एक तख्त के नीचे धूल से ढकी एक पुरानी पुस्तक रखी थी। पुस्तक का नाम था न्याय ग्रंथ, अधूरे फैसलों की कथा। जैसे ही बीरबल ने पुस्तक खोली, पहले पृष्ठ पर लिखा था, जो इंसाफ अधूरा छूटे वो पुकारेगा बार बार, जो न्याय छिने उसकी चीख चीर देगी रात का सन्नाटा। उसे शांति तभी मिलेगी जब सच सामने होगा। पुस्तक के कई पन्नों पर अजीब चिन्ह और उस अनाम पुरुष की कथा थी, पर सबसे चौंकाने वाला पृष्ठ था, जहां बीरबल का नाम पहले से लिखा था, सैकड़ों वर्ष पुराने अक्षरों में। बीरबल ही होगा जो न्याय पूरा करेगा। अब बीरबल समझ चुके थे कि ये सिर्फ भूतिया नहीं, बल्कि इतिहास का अधूरा इंसाफ है जो खुद को पूरा करवाने को बेताब है। उन्होंने पुस्तक लेकर अकबर के सामने प्रस्तुत की और पूरा वृतांत सुनाया। अकबर की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। तो क्या हम सालों से एक अनकहे जुर्म के ऊपर राज कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हमें सच की तह तक जाना ही होगा। लेकिन तभी अचानक राजमहल की दीवार पर वही लाल कपड़ा प्रकट हुआ और दीवारों पर अजीब शब्द उभरे। अब वो आ चुका है। रात को फिर कुएं से वही आवाज आई, लेकिन इस बार शब्द बदले हुए थे। बीरबल,
क्या तुम न्याय कर पाओगे? इस बार भी नहीं, तो अगली बार कोई नहीं बचेगा। राजमहल की रोशनी एक क्षण को बुझ गई और जैसे ही सबने फिर आंखें खोली, बीरबल गायब थे। राजमहल में अफरातफरी मच गई थी। सबसे तेज बुद्धि वाला इंसान बीरबल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। कुएं के पास कोई लड़ाई के संकेत नहीं थे, नहीं किसी तरह की छटपटाहट के निशान। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में विलीन हो गया हो। अकबर ने पूरे साम्राज्य को चपे चपे पर छानने का आदेश दिया, पर कोई सुराग नहीं मिला। एक सप्ताह बीत गया, फिर एक महीना। बीरबल जैसे इतिहास में खो गया। परंतु एक रात, जब महल के नाइट गार्ड कर्नल राशिद पहरा दे रहे थे, उन्हें कुएं से एक नई आवाज सुनाई दी। पहला संकेत उजाले में नहीं, अंधेरे की आंख में छिपा है। कर्नल ने यह खबर अकबर को दी। उन्होंने तुरंत गुप्त सभा बुलाई। बीरबल की खोई हुई पुस्तक न्याय ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ अब तक बंद था, जैसे किसी रहस्यमयी ताले से जकड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो वाक्य, पहला संकेत उजाले में नहीं, बोला गया, पुस्तक का अंतिम पृष्ठ स्वयं खुल गया। वहां लिखा था, जब न्याय अधूरा रह जाए, तब सत्य के लिए 7 संकेत जन्म लेंगे। हर संकेत एक रहस्य खोलेगा और हर रहस्य एक छाया को मिटाएगा। पर जिस दिन 7वां संकेत मिलेगा, न्याय और विनाश आमने सामने होंगे। पृष्ठ के नीचे 7 छाया चित्र थे, हर एक में एक अलग प्रतीक। जलता दीपक, आंख, टूटा तराजू, बंद ताखा, उल्टी घड़ी, दरवाजा बिना किवाड़ के, और अंत में एक दर्पण में धुंधली परछाई। महल के ही एक कोने में एक पुरानी मूर्ति थी। शूरवीर की आंखें नाम से प्रसिद्ध। उसकी एक आंख में गहरा काला पत्थर जड़ा था, जिसे सदियों से कोई देखता भी नहीं था। जब महाराज और राशिद ने उसमें टॉर्च डाली, वो पत्थर अपने आप घुमा और बाहर निकला एक छोटा लेंस जैसा कांच का टुकड़ा, जिसमें बीरबल की धुंधली छवि थी। और उसके पीछे एक गुंबदनुमा जगह, दीवारों पर अजीब आकृतियों के साथ। लेकिन ये कोई परिचित जगह नहीं थी। नीचे एक संदेश उभरा, दूसरे संकेत के लिए समय को उल्टा चलाना होगा। महल की लाइब्रेरी में एक पुरानी दीवार घड़ी थी, जो वर्षों से बंद थी। उसे उल्टा घुमाते ही दीवार अपने आप खिसक गई और अंदर एक गुप्त कमरा खुला। कमरे में हर दीवार पर बीरबल के जीवन से जुड़े चित्र थे, बचपन से लेकर गायब होने तक। पर एक चित्र अलग था। उसमें बीरबल किसी अजनबी व्यक्ति के साथ सुरंग में कुछ लिख रहा था, और पास में एक खंडित तराजू रखा था। घड़ी की छाया में एक दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था, तीसरा संकेत उस न्याय की जगह छिपा है जहां तराजू ने झूठ को सही ठहराया था। बीरबल ने कभी एक व्यापारी को निर्दोष साबित किया था, जिसे जनता दोषी मान चुकी थी। न्यायालय का वह कोना आज बंद था, लेकिन गुप्त सुरंग से वहां पहुंचा जा सकता था। वहां एक पत्थर की दीवार पर रक्त से लिखा था, झूठ से न्याय कभी नहीं होता। बीरबल जानता था, पर वो चुप रहा। नीचे एक शिला पर एक पत्र मिला, बीरबल की लिखावट में, मैंने उस दिन जो कहा वो मेरे विवेक के विरुद्ध था। आज भी उसकी चीखें मेरे साथ है। शायद मैं इसलिए यहां हूं। अब स्पष्ट था, बीरबल सिर्फ गायब नहीं हुआ, वो स्वेच्छा से गया था, शायद प्रायश्चित के लिए। महल की दक्षिणी दीवार में एक पुरानी ताखा थी, सदियों से बंद। जब उसे खोला गया, अंदर एक खोखला दर्पण था, जिसमें जैसे किसी आत्मा की छवि थी। जैसे ही कर्नल ने उस दर्पण को छुआ, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बीते को मत कुरेदो, बीरबल ने जो देखा वो तुम नहीं सह पाओगे। अब सब कुछ निजी हो चला था। यह रहस्य न केवल बीरबल की गायब होने की वजह था, बल्कि शायद अकबर साम्राज्य की आत्मा को भी झकझोर देने वाला था। महल की पूर्वी दीवार पर एक भित्ति चित्र था, जिसमें एक दरवाजा बना था, पर उसमें किवाड़ नहीं था। जब उसे छुआ गया, दीवार फटी और पीछे एक संकरी सीढ़ियां खुली, जो जमीन के नीचे जा रही थी। सीढ़ियों के अंतिम छोर पर एक कक्ष था।
उसमें बीरबल की जूती, उसकी अंगूठी और न्याय ग्रंथ की एक प्रति जली अवस्था में पड़ी थी। परंतु बीच में किसी दूसरे व्यक्ति की हड्डियां थी, एक लोहे की जंजीर से बंधी। ये कौन था? हड्डियों के पास एक तख्ती थी। उसने मेरा नाम लिया। अब मैं भी उसका नाम लूंगा। छठे संकेत की खोज अभी बाकी थी, लेकिन उसी रात कर्नल राशिद को एक पत्र मिला जो महल के ऊपर फहराते झंडे में लपेटा गया था। पत्र पर लिखा था, हर कदम तुम सही चले, लेकिन अंतिम दरवाजे पर तुम ठहर जाओगे। बीरबल वही है, पर लौटेगा तभी जब न्याय का संतुलन स्थापित होगा। सातवां संकेत तुम्हारे ही अंदर है। अकबर ने वो पत्र 3 बार पढ़ा। अंत की पंक्ति उनके जहन में गूंजती रही, सातवां संकेत तुम्हारे ही अंदर है। महल के बीचों बीच उस रात एक बड़ा आईना रखा गया। हर कोई उसमें खुद को देख रहा था, पर एक सिपाही ने बताया कि बीरबल की परछाई उसमें साफ दिख रही थी, जबकि वो वहां मौजूद नहीं था। अकबर ने जब उस आईने में देखा, उन्हें खुद के पीछे एक आकृति दिखी, बीरबल की, मगर आंखें सफेद और होठों पर बस एक वाक्य, तुमने बहुत देर कर दी, अब न्याय नहीं, समझौता होगा। अगले ही पल आईना टूट गया, जब से बीरबल न्याय की अग्नि में जलते हुए समय के परे चला गया था और अकबर ने शेख अल्ताफ का नाम स्वीकार किया था। तब से सब कुछ बदला बदला था, पर एक चीज जस की तस रही, कुएं की पुकार। अब आवाजें पहले से ज्यादा स्पष्ट थी और उनमें एक अजीब सी दोहराव, अब न्याय नहीं, युद्ध होगा। अकबर समझ चुके थे, ये किसी आत्मा की करहा नहीं, एक चेतावनी थी, और इस चेतावनी का उत्तर केवल बीरबल दे सकता था। पर अब जो बीरबल लौट रहा था, वो केवल वही नहीं था, उसके साथ लौट रहा था एक साया। नील महल के रहस्यमयी कक्ष में फिर से हलचल हुई। एक नई दरार फर्श से उभरने लगी और वहां से 2 आकृतियां प्रकट हुई, एक बीरबल और एक ठीक वैसी ही, मगर आंखें कोयले जैसी काली, स्वर में धीमा झर और चलने में छायामयी लहर। ये परछाई बीरबल था, या यूं कहें साया, जो बीरबल के भीतर उस न्याय के बोझ से जन्मा था, जिसे वो सालों से अपने भीतर दबाए चला रहा था। बीरबल, कौन हो तुम? साया, मैं वही हूं जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे अधूरे निर्णय, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे समझौते। मैं न्याय की परछाई हूं, अब मैं सामने हूं। साया ने बीरबल के सामने एक प्रस्ताव रखा, यदि तुम सचमुच खुद को न्यायप्रिय मानते हो तो 7 निर्णयों के भीतर से गुजरो, वो निर्णय जिनमें तुमने कोई न कोई समझौता किया। उनमें से हर एक में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। बीरबल ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन अगर जीत गया तो तुम विलीन हो जाओगे, हमेशा के लिए। साया हंसा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे जन्मा हूं। यात्रा का पहला दृश्य था एक भूला बिसरा समय, जब एक अपराधी शरण मांगने बीरबल के पास आया था। उसने कहा था कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है, पर अकबर ने आदेश दिया, राज्य की सुरक्षा पहले। बीरबल ने उस दिन मौन रहना चुना था। अब वही दृश्य पुनर्जीवित हुआ, और इस बार साया बोला, क्या अब तू उसकी रक्षा करेगा? बीरबल ने साहस किया और उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ा हुआ। मंच फट गया और बीरबल को पहली विजय मिली, पर जाते जाते साया बुदबुदाया, अभी 6 बाकी है। दूसरे दृश्य में बीरबल के पुराने मित्र विधुर राज का मामला आया, जो एक महिला पर जबरन विवाह का आरोप लगाए बैठा था। बीरबल ने तब मित्रता के आधार पर मामले को दबा दिया था। अब वो महिला सामने खड़ी थी और साया बोला, कौन था अधिक निर्दोष, मित्र या वो जिसकी आवाज तुमने कुचल दी? बीरबल चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसकी सजा बनी। इस बार साया ने जीत ली। एक पुराने समय की बात, एक वृद्ध राजा ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि वह अपनी जागीर एक साधु आश्रम को देना चाहता है, लेकिन दरबारियों ने कहा, राजस्व कम हो जाएगा।
बीरबल ने चुपचाप हाँ कह दिया था। अब वो वृद्ध राजा एक आत्मा के रूप में सामने आया और बोला, मैंने न्याय मांगा था, विरासत नहीं। बीरबल ने इस बार झुकाकर सिर स्वीकार किया और कहा, मुझसे भूल हुई, मैं आज तुझे तेरा न्याय देता हूं। साया कांप उठा। ये उसका दूसरा पराजय था। अब साया बदलने लगा था। उसकी आंखों में लालिमा, चाल में कंपी और हर निर्णय के बाद उसका बल कमजोर होने लगा। पर वो अब भी जीवित था। उसने एक शर्त जोड़ी, अगला निर्णय तुम्हारा नहीं, अकबर का होगा और तुम्हें मौन रहना होगा। अब दृश्य था एक किसान का जिसने शेख अल्ताफ की फांसी के समय दरबार में न्याय की गुहार लगाई थी। अकबर ने उसे चुप करा दिया था। अब फिर वही किसान सामने था और अकबर की ओर देख रहा था। बीरबल मौन था। अकबर कांप रहे थे। वो कुछ कहने को हुए पर रुक गए। फिर गहराई से बोले, मैंने सत्ता को सत्य से ऊपर रखा, अब मैं उसे नीचा करता हूं। और किसान ने नम आंखों से सिर झुका दिया। साया फिर हारा। इन दो निर्णयों में बीरबल को खुद से लड़ा गया। एक निर्णय में जहां उसने अपने स्वाभिमान के कारण एक व्यक्ति को अपमानित किया, दूसरे में जहां वो स्वयं झूठे संकेतों का शिकार हुआ और एक निर्दोष को दरबार से बाहर निकलवा दिया। पहले में उसने क्षमा मांगी, दूसरे में सच्चाई का संकल्प लिया। अब सिर्फ एक निर्णय शेष था। अब मंच पर केवल बीरबल और साया थे। साया बोला, अब आखिरी निर्णय, क्या तुम मुझे नकारोगे या स्वीकार करोगे कि मैं ही तुम्हारा अधूरा हिस्सा हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुझे मिटा नहीं सकता, पर तुझे बांध सकता हूं। विवेक से, सत्य से और उस संकल्प से कि न्याय कभी समझौते से नहीं होगा। और उसने न्याय ग्रंथ खोला। ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ अपने आप जल गया, लेकिन उसमें लिखा था, साया कभी मिटता नहीं, वो संतुलन बनाकर रहता है। बीरबल अब केवल व्यक्ति नहीं, विचार है, अंतिम दृश्य, कोई की अंतिम पुकार या नई शुरुआत। अब महल में सन्नाटा था। अकबर, बीरबल और कर्नल राशिद कुएं के पास खड़े थे। कुएं से अब कोई चीख नहीं, कोई कराह नहीं, सिर्फ एक धीमी आवाज, अब मैं मौन हूं, जब तक फिर कोई न्याय न छिने। कुएं की पुकार थम गई थी। बीरबल आत्मा से न्याय का विचार बन चुका था, लेकिन जैसे कोई शांत नदी भी सतह के नीचे लहरें समेटे रहती है, वैसे ही महल की दीवारों, पुराने न्याय कक्षों और नील महल की छाया में एक ऊर्जा कुलबुला रही थी। उत्तराधिकार की ऊर्जा। हर न्याय की परछाई कहीं न कहीं एक उत्तराधिकारी छोड़ जाती है। और अब बीरबल की परछाई से जन्म लेने जा रहा था एक नया बीरबल, या शायद एक नया साया। कुछ महीनों बाद की बात है। दरबार के सबसे युवा लेखक अरशद एक दस्तावेज की नकल कर रहे थे। वो एक बहुत पुरानी, जली हुई पुस्तक थी, न्याय ग्रंथ, अधूरे पृष्ठ। तभी उन्हें उसमें से एक नया पृष्ठ गिरता हुआ मिला, जो न तो जुड़ा था, न छपा, पर उस ग्रंथ की आत्मा जैसा लग रहा था। उस पृष्ठ पर लिखा था, जिस दिन न्याय विचार बन जाए, उस दिन उसकी छाया मानव रूप लेगी। वो मानव अनजाने में ही विरासत का वाहक बनेगा। परंतु प्रश्न ये नहीं होगा कि वो क्या न्याय करेगा, प्रश्न ये होगा कि वो कितना सह सकेगा। अरशद को समझ नहीं आया, पर उस दिन के बाद से उसकी आंखें रातों को जलने लगी। उसे सपने आने लगे, बीरबल के, न्याय की अदृश्य अदालतों के, और सबसे अधिक उस साया के जो हर फैसले के बाद पास खड़ा मुस्कराता। राजमहल के गुप्त कमरे रात में खुलने लगे थे, खुद ब खुद। कुएं के पास रखी पत्थर की पट्टी पर कोई बार बार कुछ नया उकेर देता। एक रात वहां लिखा मिला, उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। अकबर तक ये बात पहुंची। उन्हें याद आया, बीरबल ने कहा था, अगर साया नहीं मरा तो उसे सहेजने वाला कोई ना कोई जन्म लेगा। अब उन्हें लगने लगा कि शायद बीरबल का विचार मरने नहीं जा रहा, बल्कि वो किसी और में पुनः जीवित हो रहा है। एक दिन एक गरीब स्त्री दरबार में आई और बोली,
मेरे बेटे को चोरी के झूठे आरोप में बंद किया गया है। मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अरशद, जो केवल लेखक था, खड़ा हो गया। उसने कहा, एक मौका दीजिए, मैं उसका पक्ष रखूंगा। दरबार में फुसफुसाहट हुई, लेकिन अकबर ने सिर झुका दिया। मैंने पहले देर की थी, अब नहीं करूंगा। उसे एक मौका दो। अरशद ने तथ्यों को खंगाला, साक्ष्य खोजे और पाया सच्चाई छुपाई गई थी। स्त्री का बेटा निर्दोष साबित हुआ। अकबर ने अरशद को धन्यवाद कहा, पर अरशद की आंखों में झलक रही थी कुछ और। बीरबल की वही नजर, कठोर लेकिन करुण। रात को अरशद अपने कमरे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। तभी आईना अपने आप धुंधला होने लगा। आईने में किसी और की परछाई थी। वो बीरबल नहीं था, पर हूबहू वही भाव, वही स्थिरता। तुमने पहला उत्तराधिकारी निर्णय पार किया। क्या तुम तैयार हो अगला सहने को? अरशद ने कांपती आवाज में पूछा। तुम कौन हो? उत्तर आया, जो न्याय में छिपा रहा। मैं वो पीड़ा हूं जो हर निर्णय के बाद छूट गई थी। तुम मुझे ना देख पाओगे, पर महसूस करोगे हर बार जब तुम न्याय दोगे। उसी रात अरशद को एक अजनबी से पत्र मिला, नील महल आओ। रात के तीसरे पहर वो पहुंचा। अंदर उसे वही अदालत दिखी जहां कभी बीरबल और साया का द्वंद्व हुआ था। अब वहां खाली न्यायासन पर एक हाथ लिखा था, बैठो। अरशद बैठा और सामने 7 दावेदार खड़े थे। 7 पुराने मामले जो कभी भी पूरी तरह हल नहीं हुए। हर मामले में साया की फुसफुसाहट गूंजती, क्या तुम तय करोगे? अरशद ने निर्णय दिया, पर हर फैसले के बाद उसकी आंखें और गहरी होती चली गई, जैसे अनुभव उसके भीतर न्याय नहीं, पीड़ा बो रहा हो। एक मामला आया, एक अपराधी जिसने बचपन में अपनी बहन की हत्या होते देखी थी, अब स्वयं क्रूर बन चुका था। अरशद ने पाया अपराधी ने अपराध किए थे, पर उनका जड़ अतीत में गहराई से था। अरशद ने निर्णय दिया, ये दंड से अधिक चिकित्सा का विषय है। पर साया गरजा, ये न्याय नहीं, दया है। अरशद चुप रहा। उस रात उसे एक सपना आया, एक लड़की जिसके हाथ खून से रंगे थे और वो रोती कह रही थी, अगर अपराध की जड़ें गहरी हैं तो क्या न्याय उथला होना चाहिए? अरशद उठकर चीख पड़ा। अब अकबर ने अरशद से भेंट की। उन्होंने पूछा, क्या तुम खुद को उत्तराधिकारी मानते हो? अरशद ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब कोई व्यक्ति न्याय की पुकार नहीं सुनता तो मुझे नींद नहीं आती। अकबर ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को उन्हें बीरबल की वही छवि दिखी जो कभी आईने में उभरी थी। कुएं की दीवार पर फिर कुछ लिखा मिला, जिनके निर्णय पीड़ा से जन्मते हैं वे न्याय को अमर करते हैं। पर इस बार आवाज अलग थी। वो न बीरबल की थी, न साया की, वो अरशद की अपनी थी। पर उसी क्षण कुएं से हल्की सी फुसफुसाहट आई, उत्तराधिकारी बन गया। पर उत्तर क्या है, ये उसे खुद खोजना होगा। अरशद अब उत्तराधिकारी बन चुका था। बीरबल की परछाई, न्याय ग्रंथ की गूंज और कुएं की पुरानी पुकार अब उससे जुड़ चुकी थी। परंतु अब समस्या ये नहीं थी कि उसे न्याय देना है। अब प्रश्न ये था कि क्या उसके द्वारा दिया गया न्याय स्वयं न्यायपूर्ण था या नहीं, क्योंकि अब अरशद के अपने ही निर्णय उसे कटघरे में खड़ा करने लगे थे। 3 महीने पहले का निर्णय, जब अरशद ने अपराधी को चिकित्सा के लिए छोड़ दिया था, उस महिला ने आत्महत्या कर ली जिसकी बेटी उस अपराधी की शिकार हुई थी। उसके भाई ने लौटकर अरशद के सामने एक पत्र फेंका, तुम्हारे न्याय ने मेरी बहन को मार दिया। अब बोलो, क्या ये न्याय था या हत्या? अरशद अवाक था। उस रात आईने में पहली बार उसका चेहरा नहीं दिखा। वहां केवल वही लड़की थी जो निर्णय के दिन रोती रही थी। नील महल की अदालत में अब निर्णय देने के लिए कोई नहीं बुला रहा था, बल्कि एक नया न्यायासन खुला था जहां अरशद खुद अभियुक्त था। सामने बैठे थे 7 वे लोग
जिनके मुकदमे उसने हल किए थे, पर वे अब गवाह नहीं, जज बन चुके थे। पहला व्यक्ति बोला, तुमने मुझे निर्दोष कहा, पर गांव ने मुझे चोर माना और घर जलाया गया। दूसरा बोला, तुमने सच्चाई को मान दिया, लेकिन मेरी बेटी की शादी टूट गई। तीसरा, तुमने कानून से ऊपर इंसानियत रखी, पर बाकी अपराधी भी अब यही मांग करने लगे। अरशद चुप था। न्याय ग्रंथ की खाली पंक्तियां उसकी तरफ पलट रही थी। अकबर, जो इन दिनों हर निर्णय को एक कदम पीछे से देख रहे थे, अब दो हिस्सों में टूट चुके थे। एक ओर वो बीरबल की परंपरा देख रहे थे, विवेक का न्याय। दूसरी ओर वे साया की आहट भी महसूस कर रहे थे, जो कहता था, जब निर्णय का प्रभाव समाज में शंका फैलाने लगे, तब न्याय नहीं, भय जन्मता है। अब साया अरशद से अलग नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसमें समाहित हो रहा था, बिना शोर, बिना प्रतिरोध। अरशद ने स्वयं को एकांत में कर लिया। राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर वो न्याय ग्रंथ लेकर बैठा और खुद से पूछा, क्या न्याय वो है जो क्षण में ठीक लगे, या वो जो समय की कसौटी पर खरा उतरे? उसने पिछले 7 निर्णय दोबारा पढ़े और महसूस किया, हर एक में कोई न कोई पीड़ित छाया अब भी घूम रही है। एक निर्णय में जहां उसने एक बलात्कारी को जीवन भर कैद दी, अब उसकी मां आई और बोली, तुमने मेरे बेटे को सजा दी, ठीक किया, पर क्या तुम मुझे सजा दोगे? मैंने उसे जन्म दिया, उसकी परवरिश की, क्या मैं दोषी नहीं? अरशद अब समझने लगा, न्याय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक वृत्त है। हर निर्णय एक नई सूरत लेता है और कभी खत्म नहीं होता। उस रात जब अरशद फिर नील महल पहुंचा, ग्रंथ में एक पृष्ठ दिखा जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक वाक्य उभरा, अब तू क्या लिखेगा? जब कोई उत्तर ही नहीं बचा, तभी वहां बीरबल की परछाई प्रकट हुई, पर वो अब स्थिर नहीं, अपारदर्शी थी। बीरबल बोला, तू उत्तराधिकारी है, पर तू स्वयं भी मानव है। यदि तू खुद पर निर्णय नहीं दे सकता, तो बाकी पर भी मत दे, और यदि दे सकता है तो खुद को कटघरे में रख। अब अरशद ने खुद पर मुकदमा चलाया। अभियुक्त अरशद, वकील अरशद, जज अरशद और गवाह उसका विवेक। हर निर्णय का विश्लेषण हुआ, हर एक के पीछे छिपे कारण, भावनाएं, दबाव, भूत और भविष्य। और अंत में उसने कहा, मैं दोषी हूं संपूर्ण न्याय देने का दावा करने के। मैं निर्दोष हूं क्योंकि मैंने कभी जानबूझकर अन्याय नहीं किया। मुझे सजा नहीं चाहिए, पर उत्तरदायित्व चाहिए। अरशद रात को जब सोया, कुएं से फिर आवाज आई, 7 बार तू न्याय कर चुका, 7 बार तू टूटा, अब क्या तू न्याय करेगा मौन के पक्ष में? तभी कुएं से एक बच्चा निकला, लगभग 12 वर्ष का, शांत, निर्विकार। उसने अरशद से पूछा, तुम न्याय करते हो, क्या तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? अरशद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? बच्चे ने कहा, उत्तर नहीं, एक स्थान, एक जगह जहां लोग केवल सुने जाएं, फैसला बाद में दिया जाए। अरशद ने अब एक नई व्यवस्था शुरू की, सुनवाई सभा, जहां निर्णय नहीं होते, केवल लोग सुने जाते। और धीरे धीरे साया उसकी परछाई से दूर जाने लगा, क्योंकि वहां न्याय अब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। अरशद अब केवल न्याय का अधिकारी नहीं रहा था, बल्कि वो न्याय के आध्यात्मिक शिल्पकार बन चुका था। उसने निर्णय देना कम कर दिया था और लोगों को सुनना शुरू कर दिया था। साया की गूंज अब मंद हो चली थी, लेकिन कभी कभी किसी निर्णय की दहलीज पर वो हल्की सी फुसफुसाहट करता। क्या यह समय संगत था? और यहीं से नया प्रश्न जन्मा, क्या न्याय स्थायी है या समय के साथ उसका स्वरूप बदलता है? एक दिन एक अनजान व्यक्ति सभा में आया, उम्र से परे, आवाज में गहराई और कपड़ों में कालचक्र के चिन्ह। उसने कोई विवाद नहीं रखा, कोई याचना नहीं की। उसने बस कहा, मेरा नाम है काल, मैं स्वयं समय हूं। मैं ये देखने आया हूं
कि क्या तुम्हारा न्याय समय की कसौटी पर खरा उतरता है। तुम्हें अपने 7 निर्णय फिर से देखने होंगे, इस बार मेरी आंखों से। सभा में सन्नाटा छा गया। अरशद ने मौन स्वीकृति दी। चिकित्सा या दंड? जिस अपराधी को अरशद ने सुधार केंद्र भेजा था, अब वो व्यक्ति बड़ा व्यवसायी बन चुका था। समाज में दान करता, शांति फैलाता। पर उसकी शिकार की बहन अब भी पागलखाने में थी। काल बोला, उसका भूत सुधार गया, लेकिन क्या अतीत ठीक हो गया? क्या भविष्य न्याय का प्रमाण है या अतीत? अरशद चुप था। झूठे साक्ष्य वाले केस अरशद ने एक मामले में भावनात्मक गवाही को प्राथमिकता दी थी। अब वो गवाह खुद सामने आया और बोला, मैंने झूठ बोला था। डर के कारण अब आरोपी 7 वर्षों से कारावास में था। काल ने पूछा, क्या वो निर्णय अब भी न्याय कहलाएगा? अरशद खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करने लगा। वो बोला, मेरे निर्णय समय के उस क्षण में सही थे, पर क्या समय की आंख में सत्य बदल जाता है? काल उत्तर देता है, नहीं, समय निर्णय नहीं बदलता, केवल उसे नए परिप्रेक्ष्य में दिखाता है। पर न्याय यदि स्थायी नहीं है, तो क्या वो केवल भावुकता है? अब अरशद को समझ आया, हर न्याय केवल तात्कालिक सत्य नहीं, बल्कि दूरगामी परिणाम भी है। नील महल की दीवार पर रखा ग्रंथ अब नीला नहीं, गहरा ग्रे हो चुका था। हर पृष्ठ में जो लिखा था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। एक पृष्ठ पर लिखा उभरा, जब निर्णय समय के सामने मुरझाने लगे, तब न्याय को पुनर्जीवित करना होता है या फिर त्याग देना होता है। अरशद 2 राहें पर था। क्या वह अपने सभी फैसले पलटे या समय से कहे, जैसे मैंने समझा वैसे ही किया? अरशद रात में कुएं के पास गया। वहां एक आवाज आई, तू अब मुझे भूल गया है, लेकिन मैं तुझमें अब भी जीवित हूं। मैं तेरे भीतर उठने वाला हर संदेह हूं। अगर तू मुझे स्वीकार कर सकता है, तो तुझे कोई हिला नहीं सकता। अरशद ने जवाब दिया, मैं तुझे न मिटाना चाहता हूं, न अपनाना। मैं चाहता हूं कि तू मुझे हर निर्णय से पहले कांपने पर मजबूर कर, क्योंकि कांपना विवेक है। साया फिर मौन हो गया। काल ने अंतिम परीक्षा दी। एक मामला आया, एक बच्चा जो भविष्य में एक हत्यारा बनने वाला था, परंतु वर्तमान में वह निर्दोष, मासूम और प्रेमपूर्ण था। क्या तुम उसे अभी दंड दोगे? अरशद चौंका। भविष्य? काल ने उत्तर दिया, समय में सब स्पष्ट है। मैं जानता हूं वह क्या करेगा, पर तुम्हारा न्याय क्या करेगा? अरशद ने घंटों विचार किया। फिर उसने बच्चे को गले लगाकर कहा, अगर मैं आज दंड देता हूं, तो मैं भाग्य को अटल मान लेता हूं, पर अगर मैं प्रेम देता हूं, तो शायद भाग्य बदल जाए। काल मुस्कराया। ये निर्णय न समय का था, न साया का, ये केवल मनुष्य का था, और यही न्याय की असली परिभाषा है। अरशद महल की छत पर खड़ा था। आसमान में 7 तारे एक वृत्त में चमक रहे थे, जैसे 7 निर्णय, 7 परछाइयां, 7 सवाल अब एक घेरा बनाकर स्थिर हो गए हों। कुएं की आवाज अब शांत थी, पर तभी एक आखिरी गूंज आई, न्याय पूरा नहीं हुआ, अभी समय बाकी है, उत्तर अभी शेष है। नील महल की छत पर खड़ा अरशद अब कोई साधारण उत्तराधिकारी नहीं था। उसने न्याय को साया से, समय से और स्वयं से लड़ाकर जीतने की कोशिश की थी, पर अब उसे लग रहा था, जिन उत्तरों को वो अंतिम मान बैठा था, वे वास्तव में केवल अगली परत के द्वार थे। अब कुएं से आवाज नहीं आ रही थी, पर उसकी गहराई बढ़ गई थी। एक रात अरशद को नींद में बीरबल की आवाज आई, आखिरी निर्णय बाकी है, और वो केवल मैं ही दे सकता हूं। दूसरे दिन महल के उत्तर द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र सफेद थे, पर आंखों में असीम काल की गहराई थी। उसने सिर्फ एक पंक्ति कही, वो लौटने वाला है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है। उसने अरशद को एक कांच का गोल दर्पण सौंपा, जिस पर कोई परछाई नहीं पड़ती थी। उस दर्पण के पीछे उकेरा था, न्याय तब तक अधूरा है जब तक न्यायदाता अपने भीतर के अपराध को स्वीकार न करे। कहानी ने मोड़ तब लिया
जब नगर के एक दूरस्थ गांव से एक 14 वर्षीय लड़का दरबार में पहुंचा। नाम अयन, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन बातचीत में ऐसी स्पष्टता जैसी कभी बीरबल में होती थी। अयन ने बिना किसी डर के दरबार में उपस्थित होकर कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर मैं देखता हूं, निर्णय से पहले और परिणाम के बाद भी। अरशद उसे देखता रहा, जैसे समय उल्टा चलने लगा हो। उसकी आंखों में वही चिंगारी थी, जैसे बीरबल अब एक बालक का मन लेकर दुनिया को फिर से समझना चाहता हो। अयन के आते ही नगर में विचित्र घटनाएं होने लगी। कई पुराने मुकदमे के गवाह बदलने लगे। मृत लोगों के नाम न्याय ग्रंथ में अपने आप उभरने लगे। और एक रात कुएं से फिर आवाज आई, अब अंतिम न्याय वही देगा जिसने कभी सबसे बड़ा अन्याय किया था। अब प्रश्न यह था, क्या अयन ही बीरबल है या किसी अनदेखी साया ने उस रूप में प्रवेश कर लिया है? अरशद अयन को लेकर नील महल गया। महल के केंद्र में 7 पुरानी कुर्सियां थी। बीरबल, अकबर, न्यायाधिकारी, अपराधी, पीड़ित, समय और साया के प्रतीक। जब अयन ने पहली बार वहां प्रवेश किया, सारी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। नील महल की दीवार पर लिखा उभरा, जो 7 रूपों को समझेगा वही अंतिम न्याय दे सकेगा, और जो उसे देगा वो इस संसार से बाहर जाएगा। क्या न्याय निष्पक्ष हो सकता है जब न्यायदाता स्वयं दोषी हो? अयन तभी हो सकता है जब वो दोष को पहचान कर भी निर्णय दे। क्या भविष्य को देखकर वर्तमान को दंड देना उचित है? अयन नहीं, पर भविष्य को अनदेखा करके वर्तमान का निर्णय देना भी अधूरा है। क्या एक ही सच्चाई सबके लिए समान होती है? अयन नहीं, सत्य बहुरूपिया है, वो देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। न्याय और बदला क्या कभी एक हो सकते हैं? अयन हां, जब न्याय क्रूरता से भरा हो और बदला विवेक से। क्या साया का अस्तित्व आवश्यक है? अयन बिल्कुल, वो विवेक का संतुलन है। क्या बीरबल ने सब निर्णय ठीक लिए? अयन बीरबल ने जो किया समय के लिए सही था, पर हर समय बीरबल को नया बनना होगा। क्या तुम ही बीरबल हो? अयन चुप रहा। महल के भीतर एक दर्पण था जो केवल सत्य को दिखाता था। जब अयन ने उसमें देखा, दर्पण टूटा नहीं, बल्कि उसके भीतर 2 छवियां उभरी, एक बीरबल की और एक साया की। अयन ने कहा, अगर मैं बीरबल हूं तो मुझे न्याय देना होगा, अगर मैं साया हूं तो मैं न्याय के विरुद्ध चलूंगा, पर मैं अगर दोनों हूं तो शायद मैं वो बना सकूं जो अभी तक कोई नहीं बन सका, तटस्थ विवेक। अरशद ने तब न्यायासन छोड़ा। उसने कहा, मैंने जितना न्याय किया उतनी ही भूलें भी की, लेकिन आज मैं जो समझ गया वो ये है कि न्याय केवल नियमों से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से बनता है, और अब वो पुकार अयन के भीतर है। अंतिम अध्याय। कुएं की चुप्पी या नवयुग की आहट। अब कुआं शांत था, पर पहली बार एक हल्की नीली रोशनी उसके तल से ऊपर आ रही थी, और अयन धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा, जैसे वो वहीं से आया हो या वही वापस लौटने वाला हो। वो रुका, अरशद की ओर देखा और बोला, यदि मैं वापस न लौटूं तो न्याय को ढूंढने मत आना। अगर मैं लौटूं तो प्रश्न पूछना मत, केवल सुनना। अयन कुएं की नीली रोशनी की ओर बढ़ा था, ये जानते हुए कि शायद वहां से कोई वापसी नहीं। अरशद नील महल के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें शांत थी, पर मन में एक लहर गूंज रही थी। यदि अयन बीरबल था तो क्या मैं सिर्फ उसका द्वार था, या शायद मैं ही वो रहा था जो बीरबल को फिर से जन्म देती है? कुएं के भीतर अयन ने खुद को एक गोलाकार असीम श्वेत कक्ष में पाया, जहां समय रुका हुआ था और हर दिशा एक ही जैसी दिखती थी। वहां एक शून्यनाद गूंज रहा था। यहां कोई नियम नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पुण्य नहीं, केवल वो है जो है। वहां बीसियों बीरबल खड़े थे, हर युग के, हर प्रकार के। कोई हंसता हुआ,
कोई रोता हुआ, कोई मौन, कोई टूटा हुआ। एक ने अयन से कहा, क्या तुम अब भी न्याय देना चाहते हो? अयन ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं बस न्याय हूं। कुएं में उतरने से पहले अयन ने एक कागज अरशद को सौंपा था, एक कोरा पृष्ठ। अरशद ने वर्षों बाद उसे खोला। अब उस पर एक वाक्य लिखा था, जब तुम निर्णय देना छोड़ दोगे तब तुम न्याय के सबसे करीब होगे। वो नील महल गया, सभी पुराने दस्तावेज जलाए, न्यायासन खाली छोड़ा और महल के द्वार पर एक पट्टी लगाई। अब ये एक शांत कक्ष है जहां केवल सुना जाता है। निर्णय अब समय देगा, न कि मनुष्य। कुएं की गहराई अब बंद हो गई थी, जैसे वो अपने सारे रहस्य निगल चुका हो। और जिस दिन पूर्णिमा की रात आई, उसी रात नगर के सभी न्यायालयों में एक ही दस्तावेज भेजा गया। अब से कोई स्थायी न्याय नहीं होगा। हर मामला 2 बार सुना जाएगा, एक बार कान से और एक बार हृदय से। न्याय अब केवल निर्णय नहीं, प्रक्रिया बन चुका था। अरशद एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वहां वही साधु आया जो कभी दर्पण दे गया था। उसने पूछा, अब क्या करोगे? अरशद मुस्कराया, अब कुछ नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं। बीरबल कोई व्यक्ति नहीं, साया कोई डर नहीं, न्याय कोई व्यवस्था नहीं। ये सब एक यात्रा है जो हर बार नया चेहरा लेती है, हर बार नया प्रश्न पूछती है और हर बार उत्तर मौन होता है। कुएं की पुकार अब हमेशा के लिए मौन हो चुकी थी। वो कुआं अब कोई रहस्यमय द्वार नहीं, एक बंद ग्रंथ बन गया था। अयन भी लौट आया था, पर अब वो कोई भविष्य का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि स्वयं न्याय की चेतना बन चुका था। नील महल की दीवारों पर अब कोई चित्र नहीं थे, कोई गूंज नहीं। एक अंतिम परछाई जो साया की थी, अब मध्यम होते हुए बोली, मैं केवल तभी जीवित रहता हूं जब न्याय अपूर्ण होता है। अब तुमने मुझे पूर्ण कर दिया है, इसलिए मैं अब स्वयं को समाप्त करता हूं। दीवार पर लिखा उभरा, यहां से कोई पुकार नहीं आएगी। साया जो कभी हर पात्र के भीतर पल रहा था, अब बिना दर्द, बिना विद्रोह, बस शांति से समाप्त हो गया। वो बीरबल जो अयन के रूप में लौटा था, अब सब कुछ कह चुका था। उसने न्याय को सिखाया था कि विवेक ही उसकी आत्मा है, और उसे समझाया था कि न्याय तब तक अधूरा है जब तक वो भीतर से निर्मल न हो। एक प्राचीन ग्रंथ के पृष्ठ पर अंतिम वाक्य लिखा गया, जिस दिन न्याय पूछना बंद कर दे और केवल सुनने लगे, उस दिन वो पूर्ण हो जाता है। बीरबल अब कोई चेहरा नहीं रहा, वो अब विचार भी नहीं, बल्कि एक शांति बन चुका था। अरशद जो इस पूरी यात्रा का वाहक बना था, अब एक निर्जन आश्रम में निवास करता है। वो अब न न्याय देता है, न सवाल उठाता है। वो हर दिन सुबह उठकर केवल एक काम करता है, एक पंक्ति लिखता है और फिर मिटा देता है। किसी ने पूछा, तुम क्यों लिखते हो, अगर उसे मिटा ही देना है? अरशद ने मुस्कुराकर कहा, ताकि ये संसार जान सके, हर न्याय तब तक न्याय है जब तक वो किसी पर थोपे नहीं जाते। वह कुआं जो सदियों से रहस्य, साया और निर्णयों का स्रोत रहा था, अब एक शांत सरोवर में बदल गया है। उसके पास एक पत्थर रखा है जिस पर खुदा है, यहां कभी पुकार आई थी। अब यहां मौन है। जो न्याय चाहता है वो पहले खुद को सुने। कुएं की गहराई अब केवल जल में दिखाई देती है, वो जल जो ना अतीत देखता है, ना भविष्य, केवल वर्तमान की शुद्धता। अब कोई पात्र शेष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई अधूरा प्रश्न नहीं। बीरबल शांति में विलीन हो गया। साया स्वयं को समाप्त कर चुका। अरशद ने न्याय को प्रक्रिया से बदलकर मौन कर दिया। अयन न्याय की अंतिम चेतना, अब मैं नहीं रहा। और कुआं जो कभी पुकारता था, अब किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं समझता।